हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। एस ब्लॉक एलिमेंट, इसके अलावा और क्या? बिल्कुल, एस ब्लॉक एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल जो पिछली क्लासेस में आप लोगों ने पढ़ी थी, उन पीरियोडिक टेबल का डिटेल एनालिसिस क्लास 11th से शुरू हो जाता है और क्लास 12th तक चलता है। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक एलिमेंट्स हमें 11th क्लास में देखने हैं। इसके अलावा कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट एंड डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हमें 12th में भी देखने हैं। तो अभी जो हमारे सिलेबस में है वो एस ब्लॉक्स एलिमेंट है, और एस ब्लॉक एलिमेंट को सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि ये जो हम लोग पीरियोडिक टेबल बनाते हैं, इस पीरियोडिक टेबल में ये होगा फर्स्ट ग्रुप, ये होगा सेकेंड ग्रुप, यहां से ये जाता है आपका पी ब्लॉक, यहां से ये आ जाता है हमारे पास थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, और लास्ट में है ये सेवेंथ ए। तो बच्चों ये तो रही हमारी पीरियोडिक टेबल। ये देखो फटाफट बन गई ये पीरियोडिक टेबल। 1 2 3 फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, 6 एंड 7 पीरियड। बच्चों ये है एस ब्लॉक, बच्चों ये है हमारे पास पी ब्लॉक, ये है हमारे पास डी ब्लॉक जिसमें 10 कॉलम होंगे। 1 2 3 4 5 6 7, 8th में होंगे 3 कॉलम और फर्स्ट बी। इनका नाम अभी लिखता हूं मैं, इसको लिखते हैं हम लोग फर्स्ट ए, जिसको कहते हैं एल्कलाई मेटल, एल्कलाई मेटल, या एल्कलाई, एक्सेप्ट हाइड्रोजन। इसको कहते हैं बच्चों सेकंड ए ग्रुप, जिसको कहते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल। ठीक है, थर्ड ए ग्रुप ये है हमारे पास, फोर्थ ए है, फिफ्थ ए है, सिक्स्थ ए है, सेवेंथ ए है और 0 है। तो इस ग्रुप में हाइड्रोजन H, Li, Na, K, Rb, Cs, Fr, इसमें Be, Mg, Ca, Sr, Ba और Ra। बच्चों अगर एटॉमिक नंबर की बात करें, पीरियड है 1 2 3 4 5 6 और ये 7 पीरियड। एटॉमिक नंबर 1 1 3 11 19 37 55 87, और ये हो गए 4 12 20 38 56 और 88 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन का एटॉमिक नंबर हो गया। अब इनमें से जो 2 एलिमेंट्स हैं उनके बारे में जनरली हमें नहीं देखना है कौन कौन। एक हमें ये नहीं देखना है और एक ये नहीं देखना है। व्हाई? दे आर रेडियो एक्टिव एलिमेंट, ये दोनों रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। अगर हम इसकी बात करें तो ये प्योरली नॉन मेटल है, नॉन मेटल। ठीक है, अगर हम यहां पर बेरिलियम की बात करें तो बहुत ही पार्शियली मेटेलिक है, यानी इसके अंदर भी पार्शियली मेटेलिक करेक्टर है और नॉन मेटेलिक करेक्टर भी है। यहां पर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इनका अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बनाया जाए तो लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बच्चों क्या बनेगा? Li3 1s2 2s1, फिर Na11 1s2 2s2 2p6 3s1, फिर K19 डॉट 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 करके 4s1, फिर Rb37 डॉट 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 करके 5s1 6s1 7s1। इस तरह से इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चलते हुए चले जाएंगे। सीजियम का ये फ्रेंसियम का। तो ये इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेटा देखो 2s1 3s1,
हाइड्रोजन का भी कितना होता है 1s1, तो 1s1 2s1 3s1 4s1 5s1 6s1 7s1, तो इन सब का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिख सकते हैं ns1। ये लिखा फर्स्ट ए ग्रुप का। किसका बच्चों? फर्स्ट ए ग्रुप का। अगर हमें सेकेंड ए ग्रुप के एलिमेंट्स लिखने हैं तो सेकेंड ए ग्रुप के बारे में बात कर लेते हैं। कौन कौन से हैं? Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra। शॉर्ट तरीका याद करने का, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। 4 12 20 38 56 88। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 डॉट 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 3s2 डॉट 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 4s2 डॉट 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 5s2 डॉट 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 6s2 डॉट 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 7s2। ओके, सो ये ns2 हो जाएगा जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि नंबर ऑफ पीरियड चेंज हो रहा है ns2। अब अगर मैं कह दूं कि दोनों ग्रुप्स का कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो इसमें कितना आ रहा था ns1, इसमें आ रहा था ns2। तो यहां पर पहला टॉपिक नोट करेंगे कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब मैं ऊपर वाली चीजों को रब करूंगा, इनको हम बोलेंगे कॉमन या जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एस ब्लॉक इज इक्वल टू ns1 से लेकर के 2। क्या ऊपर तक कैमरे की पहुंच है? नहीं है, ये देखो, इसलिए मैंने कहा था। अब ये पहुंच ऊपर तक आ गई है, ठीक। ns1 से 2 जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट ns1 से 2, ठीक है, याद रखना है। अच्छा बेटा एक बात जानते हो, ये है एस ब्लॉक, ये है पी ब्लॉक, ये है डी ब्लॉक, इसके नीचे होते हैं एफ ब्लॉक, ये तो पता ही होगा आपको, ये तो मालूम है ना आपको। तो ये एस ब्लॉक के अंदर 2 ग्रुप हैं, फर्स्ट ए सेकेंड ए। एल्कलाइन मेटल्स कहलाता है ये ग्रुप, ये एल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहलाता है। अब इसको यहां से हम रफ कर रहे हैं, क्योंकि जब हम आपको पी ब्लॉक और डी ब्लॉक पढ़ाएंगे तब इनके बारे में पूरा डिटेल आपको बताएंगे। लेकिन अभी क्योंकि हमें फर्स्ट ए ग्रुप और सेकेंड ए ग्रुप तक ही स्टडी करना है, इसलिए इसकी अभी यहां पर जरूरत नहीं है। तो बच्चों एक बात बताया, राज की बात। सर बता दो राज की बात अकेले में? अरे यार सबके सामने सुनो। फर्स्ट ए ग्रुप जो है ना, फर्स्ट ए ग्रुप, इसको क्या बोलते हैं? एल्कलाई मेटल्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन। ओके, एल्कलाई मेटल्स। व्हाई एल्कलाई मेटल्स? इसका मतलब क्या है? दीज आर वाटर सोलुबल बेस। अगर इन मेटल्स को पानी के साथ डाल दो तो पानी के साथ घुलते ही बहुत स्ट्रॉन्ग बेस बनाते हैं। जैसे Na को मिला दो पानी के साथ तो बनेगा NaOH, हाइड्रोजन गैस बाहर, और ये क्या बनता है? एक स्ट्रॉन्ग बेस। अगर हाथ पर गिर जाए तो ब्लिस्टर आ जाते हैं, छाले बन जाते हैं, इतना स्ट्रॉन्ग बेस है, याद रखना। तो एल्कलाई मेटल्स का मतलब है वाटर सोल्यूबल बेस, और अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा मिलते हैं ये लोग, ठीक है, फर्स्ट ग्रुप। और सेकंड ए ग्रुप का नाम क्या है? एल्कलाइन अर्थ मेटल। मतलब एल्कलाइन अर्थ से याद रखना, अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट में ये जो ग्रुप के एलिमेंट है वो फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट से भी ज्यादा मिलते हैं। मोस्ट अबंडेंट इन अर्थ क्रस्ट, फाउंड इन अर्थ क्रस्ट प्लस। इस एल्कलाई का मतलब क्या है? वाटर सोल्यूबल बेस। हो गया ना दोनों? इसको केवल वाटर सोल्यूबल बेस क्योंकि एल्कलाई था, ये एल्कलाई के साथ अर्थ मेटल लिखा जाता है, इसलिए एल्कलाई मतलब वाटर सोल्यूबल बेस तो है ही, प्लस फाउंड इन अर्थ क्रस्ट इन मैक्सिमम प्रोपोर्शन। यानी बाकी एलिमेंट्स के कंपेयर में ये अर्थ क्रस्ट में बहुत ज्यादा मिलते हैं। तो अब जरा बात कर लेते हैं आगे कि इनका प्लेस कहां होता है। थोड़ा और बात करते हैं कि इनका प्लेस और कहां कहां किस फॉर्म में मिलते हैं। तो ये तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात अपन ने बता दी, इसको अभी लिखा रहने देंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी अपन ने देख लिया। तो बेटा याद रखना है, दे आर नेवर फाउंड इन फ्री स्टेट। पहली बात कर रहे हैं अपन फर्स्ट ए ग्रुप की, नंबर 1।
नेवर फाउंड इन फ्री स्टेट। वाई, क्यों नहीं है फाउंड फ्री स्टेट में? क्योंकि बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव है, हाईली रिएक्टिव इन नेचर। और नीचे आने पर रिएक्टिविटी बढ़ेगी, Li से ज्यादा सोडियम, सोडियम से ज्यादा पोटेशियम, फिर उससे ज्यादा रुबिडियम, फिर उससे ज्यादा सीजियम, यानी बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते चले जाएंगे। अब अगर बात करें कि सोडियम एंड पोटेशियम Na एंड K मोस्ट एबंडेंट इन अर्थ क्रस्ट, ये भी मिलेंगे, सेकेंड डे वाले भी मिलेंगे, याद रखना। अर्थ क्रस्ट में ये भी मिलेंगे, सेकेंड डे वाले भी मिलेंगे। फॉर्मेशन ऑफ लॉन्गेस्ट लिव्स आइसोटोप्स बनाता है कौन? हमारे पास फ्रेंसियम, जिसका हाफ लाइफ टाइम 21 मिनट होता है, याद रखना। लॉन्गेस्ट टाइम आइसोटोप फ्रेंसियम 88, इसका हाफ लाइफ टाइम 21 मिनट, याद रखना। हाफ लाइफ टाइम इसका 21 मिनट है। अकर्स ओनली इन ट्रेस अमाउंट, अकर्स ओनली इन ट्रेस अमाउंट, बहुत कम अमाउंट में मिलेगा, लेकिन ये मिलता है, इस बारे में आपको याद रखना है। तो ये तो बात हो गई हमारी इन एलिमेंट्स की प्रेजेंस की। नीचे के एलिमेंट्स इतने रिएक्टिव है कि नॉर्मली ये तो मिलते नहीं है फ्री स्टेट में, बहुत ही मुश्किल से इनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तो थोड़ा सा इनको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। तो लॉन्गेस्ट लिव्ड भी कह सकते हो, लॉन्गेस्ट लिव्ड आइसोटोप्स। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अब जरा इनके बारे में थोड़ी सी बात हो जाए फर्स्ट ग्रुप के। तो सबसे पहले एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई, एटॉमिक एंड आयनिक। देखो बेटा, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई का मतलब होता है आयंस भी ये लोग बनाते हैं और एटॉमिक फॉर्म में भी रहते हैं। तो अगर आयंस भी बना रहे हैं और दोनों के फॉर्म में है, इसका मतलब जैसे मैंने लिखा एटम की फॉर्म में Na और एटम आयंस के फॉर्म में मैंने लिखा Na+, फिर मैंने लिखा K और यहाँ पर लिखा K+, फिर मैंने लिखा Rb, यहाँ पर लिखा Rb+, यहाँ पर लिखा सीजियम, यहाँ पर लिखा सीजियम+, यानी ये दोनों के फॉर्म में बेटा, दोनों के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो आपको याद रखना है Na एटॉमिक फॉर्म में भी है, Na रेडियस फॉर्म में भी है, और इसका लार्जेस्ट एटॉमिक साइज है, और इन दोनों में साइज इसका ज्यादा है, इसका ज्यादा है, इसका ज्यादा है, इसका ज्यादा है साइज। क्यों? क्योंकि बच्चों ये कब बनते हैं? जब एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है। आफ्टर गोइंग वन इलेक्ट्रॉन Na+ फॉर्म। अब Na का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जरा देख लो, यहां पर कितना होता है? 11 का 2 8 1। एक इलेक्ट्रॉन जब चला जाएगा तो क्या बनेगा? 2 और 8। यहां पर सेल थी K L M, यहां पर बची K और L, एक सेल कम हो गई, साइज छोटा हो गया। तो एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस। लेकिन बेटा ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम एटॉमिक रेडियस एंड आयनिक रेडियस इंक्रीजेस। तो टॉप टू बॉटम अगर अपन बात करें तो ये भी नीचे आने पर इंक्रीज होगी और ये भी नीचे आने पर इंक्रीज होगी, यानी एटॉमिक और आयनिक रेडियस दोनों टॉप टू बॉटम जाने पर तेजी से नीचे आने पर बेटा क्या होगी? इंक्रीज होंगी। अगर इनकी एटॉमिक रेडियस की बात करें तो Li 152, फिर 186, फिर 227। 152 किसका? Li का। Li नोट कर लीजिए, मैं आपको बोल दे रहा हूं, Li ऊपर H हो जाएगा। तो अगर इनकी आपको एटॉमिक रेडियस, तो इसको मैं आपको बोल दे रहा हूं, सो लिख लीजिए 152 186 152 186, और ये किसमें है? पिकोमीटर में है, याद रखना है, ठीक है। तो ये इसकी रेडियस 227 4 227, ठीक है। जरूरी नहीं इनको याद रखना, बस याद रखना। हाइड्रोजन बहुत छोटा है यहाँ पर। अभी हाइड्रोजन का सेपरेट अपन लोग याद करेंगे, और हाइड्रोजन की अगर अपन स्टेबल अलग से इसकी सारी प्रॉपर्टी को अपन लोग डिस्टिंग्विश करेंगे क्या है इन प्रॉपर्टी से। ये पिकोमीटर में, ठीक है। तो ये हो गए भैया इनका एटॉमिक साइज और आयनिक साइज। अब जरा और देखो, अब जरा और देखो,
एटॉमिक साइज बढ़ने का कारण क्या है बेटा? एटॉमिक साइज बढ़ने का कारण है H, Li, Na, K, Rb, Cs, Fr। यहां पर 1 और इनका अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2-1, 2-8-1, 2-8-8-1, तो आप देखो बेटा नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रही हैं। इसमें कितनी सेल है? ओनली 1 K, इसमें है KL, इसमें KLM, इसमें KLMN, 4 सेल हो गई। इसमें जाओगे तो कितनी सेल मिलेंगी? 5। इसमें जाओगे तो कितनी सेल्स हो जाएंगी? 6। इसमें जाओगे तो कितनी सेल्स हो जाएंगी बेटा? 7। तो जस्ट वी आर कमिंग टॉप टू बॉटम, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीजिंग। इस वजह से अब इसके न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन हैं? फॉर एग्जाम्पल 37, तो इसके बाहर इलेक्ट्रॉन भी तो 37 है, लेकिन नंबर ऑफ सेल बढ़ रही है। आप कहेंगे सर जितने प्रोटॉन पॉजिटिव उतने ही नेगेटिव इलेक्ट्रॉन बराबर है हर के अंदर। इसमें 19 प्रोटॉन तो भैया 19 इलेक्ट्रॉन, इसमें 11 प्रोटॉन तो 11 इलेक्ट्रॉन, बराबर तो है यार, बराबर तो है माय डियर फ्रेंड। लेकिन एक बात तो याद रखो, नंबर ऑफ सेल तो बढ़ रही है यहाँ पे। ये 19 एक जगह पर बैठे हैं, लेकिन इन 19 के जो इलेक्ट्रॉन है वो पहली सेल में, दूसरी सेल में, तीसरी सेल में इस तरह से डिवाइडेड है। इसलिए एक सेल के बाद जब इलेक्ट्रॉन अगली सेल में जाता है तो इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को नोडल प्लेन कहते हैं। नोडल प्लेन, नोडल प्लेन, नोडल प्लेन, इनके बीच के डिस्टेंस को नोडल प्लेन कहते हैं। और यहां पर इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी लगभग 0 होती है। और एक सेल जब अंदर आती है तो दूसरी सेल के ऊपर न्यूक्लियस के एट्रैक्शन को प्रोटेक्ट करती है। यानी जो एट्रैक्शन 2 वाली सेल जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, K पर बहुत ज्यादा एट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा है, L पर थोड़ा कम काम कर रहा है, M पर थोड़ा और कम काम कर रहा है, और N पर नेग्लिजिबल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बाय द न्यूक्लियस ऑन द इलेक्ट्रॉन काम कर रहा है। इसलिए सेलें एक्सपेंड होती चली जाती हैं बाहर की तरफ। और यही कारण है कि इनका जो लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन है, जैसे ये लास्ट इलेक्ट्रॉन 1 है, तो इजीली ये इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर चला जाता है। सो बेटा याद रखना है, नंबर ऑफ शेल, नंबर ऑफ सेल्स increasing on moving down। ठीक है, जितने नीचे जाएंगे उतनी नंबर ऑफ सेल्स बढ़ती चली जाएंगी। जैसे जैसे नंबर ऑफ सेल बढ़ेंगी न्यूक्लियस का एट्रैक्शन लास्ट सेल पर कम हो जाएगा। तो क्या क्या होगा, होगा क्या क्या, बात करते हैं। सबसे पहले हम इसकी सारी प्रॉपर्टी की बात कर लें कि होगा क्या क्या। तो सबसे पहले अपन देखते हैं एटॉमिक साइज। अभी अपन ने देखा एटॉमिक साइज नीचे आने पर, ये साइन याद रखना, ऑन मूविंग डाउन क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। रीजन लिखना है, क्यों? ड्यू टू नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजिंग। ठीक है, दूसरा नंबर ऑफ सेल इंक्रीजिंग, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं? सेम। कहां पर? ऑन मूविंग डाउन। वन इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल। बहुत बढ़िया। तीसरे पॉइंट पर बात करते हैं, थर्ड। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सर प्लीज बता दो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? पावर of nucleus to attract electron from the bond shared pair। इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने का, शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने का, ठीक है। और न्यूक्लियस अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचने की जो ताकत रखता है उसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। तो आप खुद बताओ, फर्स्ट ए ग्रुप का जो एटॉमिक साइज है पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा है, और नीचे आने पर एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टॉप टू बॉटम आने पर क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है, तेजी से डिक्रीज हो रही है।
पावर ऑफ न्यूक्लियस घट रही है, न्यूक्लियस इज लेस कैपेबल टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, क्योंकि एटॉमिक साइज कैसा है, बड़ा है, तो इस वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टॉप टू बॉटम क्या हो रही है, तेजी से घट रही है। चौथे नंबर पर चलते हैं। चौथा नंबर है रिड्यूसिंग नेचर। रिड्यूसिंग नेचर, रिड्यूसिंग नेचर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को छोड़ने की क्षमता। तो बेटा एटॉमिक साइज बड़ा है, न्यूक्लियस की होल्डिंग पावर इलेक्ट्रॉन पर कम है, इसलिए आसानी से इलेक्ट्रॉन जा सकता है। अगर किसी के परिवार में, किसी की फैमिली में बच्चों के ऊपर माँ बाप का बिल्कुल कंट्रोल नहीं हो तो क्या होगा, बच्चों का जब मन करेगा तब चले जाएंगे, जहां मन करेगा चले जाएंगे। और अगर तगड़ा कंट्रोल हो तो इधर बैठो चुपचाप, कहां जा रहे, कहां से आ रहे, कहां जा रहे, समझते हो ना। तो कंट्रोल, फैमिली का जो हेड है अगर वो कंट्रोलर है तो इलेक्ट्रॉन मतलब उसके बच्चे सब, अरे सर वो बैठा है तो उसकी तरफ कॉन्ट्रैक्टेड रहेंगे। टीचर क्लास के अंदर दमदार हो ना, पढ़ाई में दम हो, थोड़ा सा ठीक ठाक भी हो, स्ट्रिक्टनेस, ठीक ठाक मतलब स्ट्रिक्टनेस, और दम हो अगर सब्जेक्ट में, सारे बच्चे क्लास के अंदर एंट्री करते हैं, यार सर दमदार पढ़ाते हैं भाई, सब चुप हो जाओ बिल्कुल। और कोई लल्लू बटे सन्नाटा हो, अरे मजा आ गया आज तो इनका पीरियड, चलो खेलें कुछ, टीचर सामने खड़ा है, बेटा हेड डाउन कर लो, ये सब बकवास, ठीक है। तो जिसमें जितनी ज्यादा पावर होगी, जिसमें जितनी पावर होगी, अगर न्यूक्लियस में ज्यादा पावर है तो इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, न्यूक्लियस वीक है इलेक्ट्रॉन को छोड़ देगा। यही कारण है कि फर्स्ट ग्रुप के न्यूक्लियस में ज्यादा पावर नहीं होती, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन को रिड्यूस करने की क्षमता रखता है, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन कैन गो इजी आउटसाइड। लेकिन वो जाएगा कैसे, तो रिड्यूसिंग नेचर होगा इसका हाई, नीचे आने पर रिड्यूसिंग नेचर इंक्रीज होता जाएगा। अब बेटा बहुत इंपॉर्टेंट देखो, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। आयनाइजेशन पोटेंशियल ये आपने पहले भी पढ़ा होगा पीरियोडिक टेबल में, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द बैलेंस सेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। मतलब क्या हुआ, अगर कोई गैस का एटम है, क्यों गैस का, क्योंकि गैस का एटम इंडिविजुअल होता है, सॉलिड की बात करोगे तो दे विल बी कंबाइंड टुगेदर, वो जुड़े होंगे। सॉलिड का एटम दूसरे के साथ कंबाइंड होगा, लिक्विड का भी कंबाइंड होगा, लेकिन गैस कैसा होगा, इंडिविजुअल एटम, अकेला। तो एक अकेला एटम ये जा रहा है, इसका इलेक्ट्रॉन ये है, इसको हटाना है, तो आप क्या करोगे, यू विल गिव द एनर्जी, सो यू हैव टू गिव द एनर्जी टू दिस इलेक्ट्रॉन एंड दिस इलेक्ट्रॉन विल गो आउट फ्रॉम द सेल। तो दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव दिस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस सेल, दैट इज आयोनाइजेशन पोटेंशियल। आयोनाइजेशन पोटेंशियल वो एनर्जी है जो किसी इंडिविजुअल एटम के बैलेंस सेल से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर करने के लिए काम आती है। If you want to remove one electron from the valence shell of an isolated gaseous atom, then what amount of energy you require to give, then that electron can go outside. This is ionization potential. तो ionization potential वो एनर्जी है जो एक इलेक्ट्रॉन को बाहर हटाने के लिए काम आती है बच्चों। तो मुझे एक बात बताओ, जब आप टॉप टू बॉटम आ रहे हैं तो एटॉमिक साइज बढ़ रहा, एटॉमिक साइज बढ़ रहा तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन कम हो रहा, तो लिटिल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, वैसे ही इनका साइज सबसे ज्यादा है, एटॉमिक साइज वैसे ही ज्यादा है, न्यूक्लियस एकदम लल्लू है, इलेक्ट्रॉन को खींच ही नहीं पा रहा है, तो लिटिल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन। और टॉप टू बॉटम आए तो कहना ही क्या है, टॉप टू बॉटम तो और साइज बढ़ती है, पहले इतनी साइज, फिर इतनी साइज, फिर इतनी साइज, फिर इतनी साइज, मतलब एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ऐसा है नहीं आप कहो कि इतनी बड़ी साइज होती है, समझाने का तरीका है। तो जैसे साइज बढ़ेगी, लिटिल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, तो आयनाइजेशन पोटेंशियल टॉप टू बॉटम आने पर क्या होगा, डिक्रीज होगा चला जाएगा। आयनाइजेशन पोटेंशियल टॉप टू बॉटम आने पर डिक्रीज हो जाएगा। इट इज बिकॉज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग साइज, ठीक है, और आउट विथ इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज, ध्यान रखना। चलिए इसको रब कर देते हैं इन प्रॉपर्टीज को। ये एस ब्लॉक की प्रमुख प्रॉपर्टीज है, मेन प्रॉपर्टीज है, जिनको आपको हमेशा अपने दिमाग में रखना है, याद रखना है, ठीक है। आसान है, ज्यादा टफ नहीं है। अब आ जाते हैं, बड़ा सुंदर टॉपिक है, हाइड्रेशन एनर्जी या हाइड्रेशन इंथैल्पी।
हमने आपको हाइड्रेशन एंथैल्पी पहले के कुछ लेक्चर्स में भी समझाया था। हमने ये कहा था कि जैसे आपने इस कंटेनर के अंदर पानी को भर रखा है, पानी जैसे ही आप इस कंटेनर के अंदर कोई मेटल आपने ऐड की, जैसे लिथियम को डाला, लिथियम के यहाँ आते ही इसके चारों तरफ वाटर के मॉलिक्यूल इसके चारों तरफ जो इस तरह से आकर के बैठ जाएंगे, ऊपर भी होंगे नीचे भी होंगे। जाइए आप कहाँ जाएंगे? चारों तरफ से लिथियम को घेर लिया, मोहब्बत हो तो ऐसे चारों तरफ से लिथियम को घेर लिया, मोहब्बत नहीं है, क्योंकि पानी के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। और वाटर सबसे बुरी आदत कह लो ना पानी की तो यही है कि कोई भी चीज पानी के अंदर डालो, पानी के मॉलिक्यूल चारों तरफ उसको घेर लेते हैं। और घेरने के बाद क्या करते हैं कि पार्शियल एट्रैक्शन डेवलप करते हैं। ये देखो, पार्शियल एट्रैक्शन डेवलप करते हैं। जैसे ही दो चीजों के बीच में कभी भी बॉन्डिंग होती, एनर्जी बाहर जाती है। तो जैसे ये बॉन्डिंग होगी, यहां से एनर्जी बाहर, एनर्जी बाहर, एनर्जी बाहर, ये एनर्जी आउट होती है। तो जब एनर्जी आउट हो गई तो इस कॉम्प्लेक्स की आफ्टर लूजिंग एनर्जी लिथियम हाइड्रेटेड कॉम्प्लेक्स, लिथियम हाइड्रेटेड कॉम्प्लेक्स क्या, ये जो बन गया ये वाला, ये लिथियम हाइड्रेटेड कॉम्प्लेक्स, इसकी ओवरऑल एनर्जी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। यानी इस कॉम्प्लेक्स की तो एनर्जी डिक्रीज हुई, लेकिन सबसे ज्यादा एनर्जी बाहर गई। और एक बात याद रखना, जिस मेटल का जितना छोटा साइज होगा और अगर वो मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव ज्यादा होगी, लिख रहा हूं यहां पर, मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव मेटल, स्मॉल साइज ऑफ दैट मेटल। तो अगर ये कंडीशन किसी के लिए है, लिथियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव भी है, साइज भी छोटा है, स्मॉल साइज ऑफ दैट एटम, तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम हाइड्रेशन एंथैल्पी होगी, यानी उसमें से सबसे ज्यादा एनर्जी बाहर जाएगी। अब लिथियम की जगह आपने क्या डाला, यानी लिथियम सबसे आगे रेस में चल रहा है हाइड्रेशन एंथैल्पी क्योंकि छोटा है, लिथियम की जगह आपने डाला Na, तो Na के साथ भी वही घटना घटेगी, लेकिन Na का साइज थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा सा साइज बड़ा, मतलब Li से तो काफी बड़ा है ना, तो लार्ज एटॉमिक साइज। अब इसको पूरी तरह से पानी आकर के घेर नहीं पाएगा, तो जब घेर नहीं पाएगा तो ज्यादा अच्छी तरह से बॉन्डिंग नहीं हो पाएगी। मतलब बॉन्डिंग का इन द सेंस एट्रैक्शन फोर्स वाली बॉन्डिंग, यहां कोई केमिकल बॉन्डिंग नहीं है, यहां O नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, इनके बीच का एट्रैक्शन फोर्स वाली पार्शियल बॉन्डिंग, पार्शियल एट्रैक्शन फोर्स कह दो उसको। तो Na के साथ कम होगा, Li के साथ क्या हो रहा था, बहुत ज्यादा था, Na के साथ कम होगा, इसलिए इसकी हाइड्रेशन एनर्जी will be less than Ni। तो हाइड्रेशन एनर्जी सोडियम को पानी में डालने से उतनी नहीं होगी जितनी किसकी होगी, Li एंड सो ऑन। उससे कम K की, क्योंकि K का साइज और बड़ा, उससे कम Rb की, क्योंकि रूबिडियम का साइज और बड़ा, उससे कम सीजियम की। तो हाइड्रेशन एंथैल्पी है क्या, एनर्जी आफ्टर लूजिंग एनर्जी आउट, आफ्टर लूजिंग एनर्जी हाइड्रेटेड कॉम्प्लेक्स की जो ओवरऑल एनर्जी है वो कैसी हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अब हाइड्रेशन एनर्जी को अपन थोड़ा सा लिखते हैं कि एक्चुअली है क्या, एक लाइन में डेफिनेशन बना लेते हैं इसकी। तो हाइड्रेशन एनर्जी है बेटा, एनर्जी रिलीज्ड व्हेन इलेक्ट्रो पॉजिटिव मेटल स्मॉल साइज वाला साइज इन वाटर, ठीक है,
एनर्जी प्रेजेंट लिख दो इसको, प्रेजेंट इन वाटर, देन द फॉलोइंग टाइप complex form, hence energy goes out, energy goes out। कैसे? अब लिखा था Li OH 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 OH, ये कॉम्प्लेक्स बन गया Li के चारों तरफ, और इसकी एनर्जी गोज आउट। और इसका जो ऑर्डर रहेगा, ये सारी बातें नोट करते जाना जो भी मैं लिख रहा हूं, इसका जो हाइड्रेशन एनर्जी का जो ऑर्डर रहेगा, ऑर्डर ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी Li, फिर Na, फिर K, फिर Rb और फिर Cs, इस तरफ को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी। ये नोट कर लीजिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी। डन। चलो भाई, हाइड्रेशन एनर्जी भी हो गया, मजेदार टॉपिक हो गया। अब हाइड्रेशन एनर्जी की बात कर लेते हैं एक और क्यूट सा टॉपिक जिसका नाम है मेटेलिक कैरेक्टर। चलो देखते हैं मेटेलिक कैरेक्टर। तो बेटा Li Na K Rb Cs Fr, नीचे आने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज, आयनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीज, रिड्यूसिंग नेचर इंक्रीज, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स सेम, और मेटेलिक नेचर इंक्रीज। क्योंकि बेटा वो एलिमेंट मेटेलिक नेचर बहुत ज्यादा रखता है, जिसका एटॉमिक साइज जितना ज्यादा होगा, एटॉमिक साइज ज्यादा होगा, तो वो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से छोड़ सकता है। और जो मेटल इस तरह से काम करता है, -1 इलेक्ट्रॉन फॉर्म कैटाइन, इस प्रोसेस को ऑक्सीडेशन कहते हैं, ऑक्सीडेशन प्रोसेस। और ये जो जितने जल्दी इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा वो उतना ही स्ट्रॉन्ग मेटेलिक होगा। तो फर्स्ट ए ग्रुप elements are strong metals and most metallic is cesium। क्यों? सीजियम के बाद तो फिर ये रेडियोएक्टिव है, इसकी तो गिनती नहीं, कच्ची लोई है इसकी। तो मोस्ट मेटेलिक मेटल कौन सा है? मोस्ट मेटेलिक नेचर जिस मेटल में है वो कौन है बच्चों? सोडियम, सीजियम। ठीक है, सीजियम का साइज क्योंकि बच्चों यहां पर सबसे ज्यादा बड़ा हो रहा है। अब जरा बात कर लेते हैं अगले टॉपिक पर और आ जाते हैं इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। नोट करें, फिजिकल प्रॉपर्टीज। नंबर 1 बेटा, फिजिकल प्रॉपर्टीज में दे आर वाइट, लाइट एंड सिल्वरी मेटल। सिल्वरी, वाइट, लाइट मेटल्स। तो बेटा सिल्वरी का मतलब जैसे चांदी की चमक होती ना, ठीक है, जैसे चांदी की चमक होती है वैसे ही ये साइन करते हैं हल्के हल्के से। ठीक है, याद रखना। लो डेंसिटी एंड विथ इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, हैविंग लो डेंसिटी, लेकिन डेंसिटी इंक्रीजेस डाउन द, नीचे आने पर। ठीक है, लो डेंसिटी होती है, इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कलाइन मेटल्स आर लो।
मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स बेटा एल्कलाई मेटल्स के बहुत लो होते हैं ड्यू टू वीक मेटेलिक बॉन्डिंग, ठीक है। तीसरा, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू वीक मेटेलिक बॉन्डिंग। बेटा मेटेलिक बॉन्डिंग क्या होती है? जैसे आपने बनाया Na, तो ये Na क्या करेगा? पहले इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, सारे इलेक्ट्रॉन को, सारे Na अपने अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर देंगे, ठीक है, और Na प्लस बन जाएगा। बाद में लूज करने के बाद इसी इलेक्ट्रॉन पर दोहरा अट्रैक्शन फोर्स लग जाएगा। इसको ये अट्रैक्ट करेगा, ये भी, इसको ये अट्रैक्ट करेगा, यहां पर भी, इसी तरह से इसको ये अट्रैक्ट करेगा, ये इस तरह से इसको ये अट्रैक्ट करेगा, ये अट्रैक्ट, प्लस ऊपर नीचे भी अट्रैक्शन होगा। तो इसकी वजह से एक ओशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड पैदा हो जाता है, बहुत इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, एंड ड्यू टू दिस पॉजिटिव एंड नेगेटिव क्लाउड्स, इसी को कहते हैं मेटेलिक बॉन्ड, क्योंकि साइज बहुत बड़ा है इनका और न्यूक्लियस उस इलेक्ट्रॉन को वापस खींच नहीं पाता अगेन। तो इस वजह से ऐसे मेटल्स का जो मेटेलिक फोर्स है अंदर का वीक हो जाता है। सो याद रखना है वीक मेटेलिक फोर्स। कैरेक्टरिस्टिक्स कलर होते हैं इन सब के, ठीक है, इन सब के कैरेक्टरिस्टिक्स कलर होते हैं। क्यों? क्योंकि दे कैन लूज इलेक्ट्रॉन और गेट एक्साइटेड स्टेट, दे कैन लूज इलेक्ट्रॉन, इस वजह से इनके कलर्स होते हैं। कलर्स कैसे आते हैं बेटा? जब कोई मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो लूज करने के बाद उस मेटल का बाद में क्या, जैसे मान के चलो आपने Na का इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट दो होती है बेटा, हमेशा याद रखना। तो जब इलेक्ट्रॉन किसी का सबसे बाहर जाता है तो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की रेज को इमिट करता है और वो विजिबल रीजन में डिफरेंट कलर शो करता है। इसलिए इनको जलाने पर, फर्स्ट ग्रुप सेकेंड ग्रुप, इन सबको, फर्स्ट ग्रुप के मेटल को जलाने पर, जैसे आप ले लीजिए यहां पर Li, Na, K, Rb, अगर इनको बर्न किया जाए, अगर इनको बच्चों बर्न किया जाए तो Li का मिलता है क्रिम्सन रेड, क्रिम्सन रेड, ये क्या है? कलर, कलर, ठीक है। इसका क्रिम्सन रेड, इसका येलो, इसका वायलेट, ठीक है। अच्छा, ये जो अगर वायलेट देखेंगे तो अंदर से हल्का सा माइन्यूट येलो होता है और बाहर पूरा वायलेट हो जाता है, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हो येलोइश रेड वायलेट या रेड वायलेट भी इसको कहते हैं। और रुबिडियम अगर आपको जलाया इसका, तो इसका डार्क रेड वायलेट, रेड, येलोइश, वायलेट, और रुबिडियम का अगर जापा सीजियम का लास्ट में, तो सीजियम को होता है ब्लू। यानी सबका एक अपना कलर है। अगर इन कलर्स का अगर आप वेवलेंथ को भी जानना चाहते हैं कितनी है, तो 670.8 होता है इसका, ठीक है, वेवलेंथ नैनोमीटर, 670.8, फिर 589.2 किसमें है? ये भी नैनोमीटर में है, याद रखना बेटा। 766.5 नैनोमीटर, वेवलेंथ की बात कर रहे हैं। अब देखो आप वेवलेंथ 670, फिर 589, फिर 7, तो यहां पर एक चीज देख रहे हो, पहले यहां ज्यादा, फिर कम, फिर ज्यादा, फिर 780 और 455.5 नैनोमीटर इनकी वेवलेंथ है। दिख रहा है क्या पूरा? यहां तक मैं बार चेक करना चाहता हूं। नहीं 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 नहीं, अब ठीक है। तो इसकी ये वेवलेंथ है बच्चों, याद रखना है, इसकी वेवलेंथ है। अब आ जाते हैं जरा पर केमिकल प्रॉपर्टीज पर। तो ये हुई हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब हम लोग बात कर लेते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। सो केमिकल properties of first A group
केमिकल प्रॉपर्टी में बेटा याद रखना है, दीज ऑल एलिमेंट्स आर वेरी हाईली रिएक्टिव ड्यू टू लार्ज एटॉमिक साइज एंड लो आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो हम लिखेंगे हाईली रिएक्टिव क्यों? ड्यू टू लार्ज एटॉमिक साइज एंड लो आयोनाइजेशन पोटेंशियल। क्यों? क्योंकि बेटा किसी भी एलिमेंट की रिएक्टिविटी उसके इलेक्ट्रॉन्स पर डिपेंड करती है। इलेक्ट्रॉन कितने जल्दी जा रहा है, कितने जल्दी आ रहा है। ये सभी फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट है, इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता रखते हैं, तो इनका साइज बड़ा है, आयनाइजेशन पोटेंशियल कम है, कम अमाउंट में इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, एनर्जी के कम एनर्जी देनी पड़ेगी, इसलिए इनकी रिएक्टिविटी बेटा कैसी होती है? बहुत ही ज्यादा होती है। एंड रिएक्टिविटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। नीचे आने पर रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी। अब एग्जाम्पल देखते हैं, रिएक्टिविटी विद एयर। एयर के साथ तो बेटा एयर में ऑक्सीजन होता है, तो हमने लिथियम लिया, ऑक्सीजन लिया और इसको रिएक्ट करा दिया, तो मोनो ऑक्साइड बनता है Li2O टाइप का 4Li के साथ। तो लिथियम मोनो ऑक्साइड, लिथियम मोनोऑक्साइड, ठीक है, लिथियम मोनोऑक्साइड यहां पर बन जाएगा। इसी तरह से बच्चों सोडियम का कर लो, 2Na+O2, 2Na2O, सोडियम मोनोऑक्साइड। यानी कोई भी मेटल ले लो प्लस O2 करो तो ये बनेगा M2O। ऐसा क्यों? M2O क्यों बन रहा है? क्योंकि बेटा M मेटल की वैलेंसी 1 है और ऑक्सीजन की कितनी है? 2, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा? M2O। तो M2O टाइप ये लिख लेना, ऑक्साइड्स फॉर्म होते हैं, ये लग लेना। यानी M2O टाइप ऑक्साइड्स बेटा यहां पर फॉर्म होते हैं, ठीक है। अब एक मजे की बात और, रफ कर दें इसको। इसमें मैंने आपको इससे पहले लेक्चर में ही बताया था कि ऑक्साइड्स कई तरह के होते हैं। लिथियम Li बनाता है मोनोऑक्साइड, Na बनाता है मोनोऑक्साइड एंड पर ऑक्साइड, K बनाता है मोनोऑक्साइड बहुत कम, बहुत ही कम, बट सुपर ऑक्साइड बहुत ज्यादा। अब Li का साइज आपको बताया था छोटा है, इसलिए एक ऑक्सीजन को कवर करने के लिए 2 Li चाहिए, या ऐसे कह लो कि Li की वैलेंसी 1, ऑक्सीजन की -2, तो क्या बन जाएगा सर? Li2O। एक ही बात है, यानी 2 Li के बीच में यहां पर ये बॉन्ड बनेगा। ऑक्सीजन की 2 वैलेंसी इसके एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ बाइंड अप हो जाएगी। देखो ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6 ये Li है, Li का एक इलेक्ट्रॉन यहां से आ जाएगा, Li+, एक इलेक्ट्रॉन ये आ गया, ये Li का इलेक्ट्रॉन आ गया, और देखो इसके पास कितने हो गए? 8, और इसके ऊपर 2 माइनस, इसके ऊपर 2 प्लस, तो ये किसका स्ट्रक्चर बन गया? Li2O का। अब जरा बात करते हैं दूसरा ऑक्साइड Na। बेटा Na मैंने लिखा मोनोऑक्साइड बनाता है, कम बनाता है, लेकिन पर ऑक्साइड ज्यादा बनाता है। Na2O2 यानी Na यहां पर बनाएगा सबसे ज्यादा पर ऑक्साइड। क्यों? क्योंकि Na का साइज कैसा है? बड़ा। अब एक Na को 2 ऑक्सीजन या 2 ऑक्सीजन एक, तो मतलब बैलेंस तो करना है ना। Na बड़ा है, Li से भी बड़ा है, अब ऑक्सीजन उसको कैसे संभालेगा? तो अपने आप ये बेटा कैसे बन जाता है? Na2O2, Na2O2। अब कैसे? एक ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन, एक Na+, एक Na+। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ Na2O2। अगर इसका डॉट स्ट्रक्चर देखो तो ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6, ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6, यहां पर Na का एक इलेक्ट्रॉन,
यहाँ पर Na का एक इलेक्ट्रॉन ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ से हटाया और यहाँ पर लिख दिया, यहाँ से हटाया, यहाँ तो Na प्लस बन गया, ये प्लस बन गया, ये माइनस, ये इसका डॉट स्ट्रक्चर आ जाएगा, यानी एक आयनिक कंपाउंड्स के फॉर्म में है। और ऐसे पोजीशन में ये पर ऑक्साइड बेटा बना रहा है, तो Na2O2 क्योंकि Na का साइज बड़ा है तो यहां पर Na2O2 बना। तीसरी बात करते हैं सुपर ऑक्साइड यानी KO2 कैसे बनता है, देखते हैं KO2। अब बेटा ये बात याद रखना, K इतना बड़ा हो गया कि इसको 2 ऑक्सीजन कवर करेंगे। K इतना बड़ा हो गया कि इसको 2 ऑक्सीजन कवर करेंगे और ये बनाएगा KO2 टाइप स्ट्रक्चर, K से 2 ऑक्सीजन। अब क्योंकि K लार्ज एटॉमिक साइज और ये क्या है, स्मॉल एटॉमिक साइज, तो KO2 K का एक एलिमेंट, ऑक्सीजन के 2, इस तरह से ये कवर कर लेंगे और इसको हम लोग बनाएंगे KO2 टाइप में। अब KO2 टाइप में एक्चुअली अगर देखा जाए बेटा तो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन को अगर आप ऐसे जोड़ दें डबल बॉन्ड से, इसके बॉन्ड को K के साथ ये K प्लस बना लेगा, ये माइनस बना लेगा, इस तरह बॉन्ड टूट के इसको बैलेंस अगर अपन लोग कर दें तो इसका स्ट्रक्चर मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, आप उसमें से ध्यान से एक बार देख लेना कि सुपर ऑक्साइड्स के क्या होते हैं। ये आपको मैंने लेक्चर पिछले में भी बताया, लेकिन होमवर्क में भी दे रहा हूं, कुछ चीज आप करो, नहीं तो फिर मैं बता दूंगा आपको, ठीक है, कि KO2 का स्ट्रक्चर कैसे बनता है। नेक्स्ट पॉइंट पर अब बेटा आप लोग आ जाते हैं, एंड दैट इज रिएक्टिविटी टुवर्ड्स वाटर। पानी के साथ रिएक्टिविटी कैसे होती है, तो वाटर के साथ बेटा 2m प्लस 2H2O, 2m मतलब क्या है, यहां पर कोई भी फर्स्ट ग्रुप का एल्कलाइन मेटल, 2m प्लस 2OH माइनस प्लस H2, यानी m प्लस और OH माइनस दे विल कंबाइन टुगेदर, तो क्या बनाएंगे, यहां पर स्ट्रॉन्ग बेस बनाएंगे और हाइड्रोजन गैस यहां से बाहर चली जाएगी। इसी तरह से आप रिएक्शन कर सकते हो, 2Na प्लस 2H2O गिव्स 2NaOH प्लस H2, यानी ये क्या बनाते हैं, वाटर सोल्यूबल बेस बनाते हैं, ठीक है। रिएक्टिविटी विथ, अब एसिड के साथ कर लो या हेलोजन के साथ कर लो, पहले हेलोजन्स क्या होते हैं बेटा, X, तो आपने लिखा M प्लस X गिव्स MX टाइप, जैसे Na प्लस Cl, अब इसको इसके फॉर्म में लेना पड़ेगा, 2Na प्लस Cl2 गिव्स 2NaCl, और ये क्या बनाते हैं, वाटर सोल्यूबल सॉल्ट बेटा बनाते हैं, इनको याद रखना है, ठीक है। रिएक्शन विद डाई हाइड्रोजन, अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोजन के साथ क्या बनाते हैं, आयनिक हाइड्राइड बनाते हैं। मजेदार बात मिलने वाली है आपको, आयनिक हाइड्राइड 2m हाइड्रोजन विद हाइड्रोजन 2m प्लस H2 गिव्स, अब देखो मजेदार बात यहां पर कि ये 2m तो अपने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा और ये बन जाएगा 2H माइनस, सॉरी 1 माइनस, 2H1 माइनस। तो इन दोनों को हम कैसे लिखें, 2 और 2 कॉमन हो गया, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2m, 2m ने एक एक इलेक्ट्रॉन को किया तो 2m प्लस H माइनस, इसको ऐसे लिखते हैं 2Na प्लस H2 2NaH। यहां पर Na क्या बना रहा है बच्चों, Na पॉजिटिव, और H क्या बना रहा है, H माइनस। अभी तक ज्यादातर आपने H प्लस देखा होगा, लेकिन इस कंपाउंड में H माइनस बन रहा है, ठीक है। अब आ जाते हैं इनकी रिड्यूसिंग नेचर, रिड्यूसिंग नेचर, ये आयनिक सॉलिड्स होते हैं हाइड्राइड, रिड्यूसिंग नेचर, तो बेटा हाईली रिड्यूसिंग इन नेचर, क्योंकि नीचे आने पर इनका साइज क्या होता है, टॉप टू बॉटम बेटा अगर चले तो इनका एटॉमिक साइज ऑन मूविंग डाउन इंक्रीज होता जाता है और इस वजह से ये रिड्यूसिंग नेचर शो करते हैं। फिर
हम लोग देखेंगे डायगोनल रिलेशनशिप। डायगोनल हेडिंग डाल दीजिए, डायगोनल रिलेशनशिप, डायगोनल रिलेशनशिप। बेटा डायगोनल रिलेशनशिप में हमें देखना है LIBE और B को हम लिख लेंगे LIBE B। ये आपके पास फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट, सेकंड और थर्ड, और इसका Na, Mg और Am इनके साथ रिलेशन होता है। यानी लिथियम की जो प्रॉपर्टी है वो मैग्नीशियम से मैच करती है, बेरिलियम की प्रॉपर्टी एल्युमिनियम से मैच करती है। रीजन क्या है? रीजन ये है एटॉमिक नंबर 3, एटॉमिक नंबर 4, 5, 11, 12 और 13। तो बेटा एक बात बताओ, ये एक ही ग्रुप में है LINA, ये एक ही ग्रुप में है और ये एक ही ग्रुप में है। तो अगर किसी दो एलिमेंट्स की साइज बराबर हो जाएगी तो रिएक्टिविटी बराबर हो जाएगी। जब आप Li पर है तो Li का साइज ये, B पर गए तो साइज छोटा, फिर नीचे आया तो साइज बड़ा, तो इसका साइज बराबर नहीं हो गया। कैसे? Li पर है ये साइज, आगे गए बी पर ये घटा, नीचे आया बढ़ गया, तो नीचे क्या है? मैग्नीशियम, तो इसका और इसका साइज अप्रोक्सीमेट बराबर हो जाता है। दैट्स व्हाई दीज एलिमेंट्स शोज द सिमिलर प्रॉपर्टी। लेकिन ये आगे कैरी ऑन नहीं होता, इसलिए आगे कैरी ऑन नहीं होता क्योंकि आगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत बढ़ती है और नीचे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तेजी से घटती है। इस वजह से साइज फिर बराबर नहीं आता। तो केवल इन्हीं में डायगोनल रिलेशनशिप दिखाई देता है। क्योंकि आपसे अगर कोई पूछे कि अदर एलिमेंट्स में डायगोनल रिलेशनशिप क्यों नहीं होता, तो आपको लिखना है क्योंकि यहां जब आप जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तेजी से बढ़ेगी, नीचे आएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तेजी से घटेगी, इसलिए साइज दो एलिमेंट्स के बराबर नहीं होंगे। सो बेटा इस लेक्चर में अब यूजेस ऑफ एल्कलाइन आपको पढ़ने हैं और लिक्विड अमोनिया में इनको घोलने पर ये ब्लू कलर के सब्सटेंस बनाते हैं जनरली, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं। आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, क्योंकि सोल्युबिलिटी को मैं सेकंड ए ग्रुप के साथ पढ़ाऊंगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।